हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की बहके बहके कदम। एपिसोड 1812 से लेकर 1814 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए काफी उत्तेजित करता है, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट। और रोहित अपनी गाड़ी लेकर मारवा हाउस के बाहर रोकते हैं और दोनों ही बाहर आ जाते हैं और साथ में ही उस औरत को बाहर निकालते हैं और उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर जल्दी से अनिका चलते हुए ही जो बाहर उनके छोटे छोटे गेस्ट रूम थे, जो उनके मेड वहाँ पर वर्कर काम करते थे, उनके लिए एक रूम बनाए गए थे। उनमें से ही एक रूम के अंदर उस औरत को छोड़ दिया गया। तभी अनिका और रोहित दोनों अंदर जाते हैं और प्रीति को अनिका सारी चीजें समझा देती है और उसे रहने का और उसके खाने और कपड़े सारी चीजें प्रीति को ही सौंप देती है, क्योंकि अनिका और रोहित को रेस्ट की जरूरत थी। इसलिए प्रीति जल्दी से उस औरत के पास आती है और उसे सारी चीजें अच्छे से समझा देती है, हर चीज के बारे में बता देती है, खाने से लेकर पीने तक, सोने से लेकर नहाने तक, हर चीजों को अच्छे से समझाने के बाद प्रीति उसे उसका काम भी दे देती है, क्योंकि प्रीति को भी पता था कि वो यहाँ पर आराम से रह लेगी अगर उसे कोई काम मिल जाएगा तो। इसलिए प्रीति उसे उसका काम भी समझा देती है और फिर अंदर की तरफ चली जाती है। अनिका का रूम। अनिका और रोहित दोनों आराम से लेट चुके थे और प्रीति को सारी हिदायत दी गई थी ताकि बच्चे अनिका और रोहित के रूम से दूर रहें, क्योंकि अनिका और रोहित अब आराम करना चाहते थे कुछ टाइम के लिए। इसलिए प्रीति बच्चों के रूम में जाती है। उन्हें खाने से लेकर सोने तक का सारा काम अब प्रीति ने ही देख लिया था, अपने कंधों पर ले ली थी उनकी जिम्मेदारी। अनिका और रोहित दोनों ही आराम से लेट जाते हैं और दोनों की आंख लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका को धुंधली धुंधली यादें आने लग जाती हैं और फिर वो आराम से उठ बैठती है। अनिका ने जो अभी उसके सपने में देखा था उसे सोचकर अनिका काफी परेशान हो जाती है और जल्दी से गिलास पानी खा लेती है और सट से पी जाती है। उसके बाद अनिका उन छोटे छोटे जो कड़ियाँ अनिका ने अभी सपने में देखी थी उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। फिर वो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। अब अनिका सोचने लग जाती है कि मुझे वापस उसी जगह पर एक बार और जाना होगा और अच्छे से तहकीकात करनी होगी। अनिका ने अपना मन बना लिया था। उसके बाद अनिका आराम से लौट जाती है और सोचने लग जाती है कि नेक्स्ट डे रोहित मारवा जब ऑफिस के लिए निकल जाएंगे तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वहीं की तरफ एक बार दोबारा जाकर कुछ चीजों को देखना चाहती हूँ। अनिका ऐसा ही करती है। नेक्स्ट डे हो जाता है, रोहित मारवा ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनिका बच्चों को स्कूल छोड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ जहाँ ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ अब लच्छो और दमयंती भी काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि जो उनकी वो जगह थी वो उसके बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि काफी पैसे खर्च करके और काफी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर वो जगह बनाई गई थी ताकि अच्छे से वहां पर अपना काम कर सके जो उन्हें करना था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि निपुण मीना उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। उन्होंने वो अपने फायदे के लिए जगह को बनाया था, लेकिन निपुण मीना ने उसमें अपना ही फायदा देख लिया। अब वो काफी गुस्से से आग बबूला हो जाती है लच्छो, और लच्छो की आग बबूला का कारण बस और कोई नहीं बल्कि निपुण मीना ही थी। इसलिए वो अपने आप को ही कोसने लग जाती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी और उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी। अगर मैंने उसे जिम्मेदारी दी थी फिर भी मैंने उसे ऊपर थोड़ा सा भी अपनी निगाहें नहीं रखी, क्योंकि मैं उसे एक अच्छी चालाक लड़की समझती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था वो हमारे पैसे, हर हमारी जगह और हमारे जो प्लान था उसको इस तरह से तहस नहस कर देगी। दमयंती पीछे से आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि लच्छो तुम शांत हो जाओ, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो करना है।
अब लच्छो शांत हो जाती है। फिर दोबारा उसे गुस्सा आने लग जाता है। दमयंती कहती है कि अब क्या हुआ, अब इतनी देर में तो तुम शांत हुई थी। तभी लच्छो कहती है कि दरअसल महाशा बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं आकाश के बारे में अनिका को पता चल चुका है और उसने उसके बारे में कुछ न कुछ उससे ऐसी बातें कही जिसके कारण जो वहाँ पर आकाश है वो काफ़ी परेशान हो गया है। उसने मुझे ये सारी बातें बता दी। फिर लच्छो की बात सुनकर दमयंती कहती है कि तो लच्छो फिर आगे क्या कुछ करना है। लच्छो कहती है कि मासा अभी मैं बस ये ही चीज सेट करने के लिए वहां पर जा रही हूँ। फिर दमयंती, तुम जरा ध्यान से करना क्योंकि वो लड़की काफी चालाक है। मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ। जितनी मैं अपनी आप की फिक्र करती हूँ उतनी ही तुम्हारी भी फिक्र करती हूँ, इसलिए हर एक कदम फूक फूक कर रखना। लच्छो हामी भर देती है और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। चलते हुए दूसरी तरफ विक्की के पास एक कॉल आती है। विक्की अपनी वो का वक्त था। विक्की अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके एक हाथ में एक बैग था तो दूसरे हाथ में कुछ फाइलें थी। लेकिन अचानक से आगे बढ़ते बढ़ते वह दरवाजे से वापस लौट आता है और अपने हाथ में पकड़े हुए सामानों को सोफे पर पटक देता है। उसे इस तरह से वापस आता हुआ देखकर उसका नौकर उसके पास आता है और आकर खड़ा हो जाता है। उसका सबसे पुराना वफादार नौकर, जिसकी उम्र काफी ज्यादा नहीं थी, विक्की से पूछता है, क्या हुआ बाबा, कुछ चाहिए? जब विक्की सवाल से कोई जवाब नहीं देता तो वह पलटकर दोबारा से पूछता है, बाबा आपकी तबीयत ठीक तो है? इस बार विक्की ध्यान से उनकी बात पर जवाब देता है और पलटकर उनको देखने लग जाता है। एक पल के बाद विक्की उनसे सवाल जवाब करने लग जाता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ रामू काका, आप काम कीजिए, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विक्की के चेहरे की उलझन और रुखे हुए स्वभाव को देखकर वह इस बात को समझ चुका था कि फिलहाल यहाँ से कुछ देर दूर रहना ही समझदारी होगी। उसके चले जाने के बाद विक्की अपने हाथों को पीछे करके हथेलियों को अपनी उंगलियों से बांध लेता है। वह बेचैन होकर वहीं ड्राइंग रूम में इधर से उधर उधर से इधर घूमने लग जाता है। कभी कभी वह अपनी कोहनी पर हाथ रखकर उससे सलाने लग जाता है और दिखाई देता है उसकी 2 उंगलियां अंगूठे के साथ माथे पर पहुंच जाती हैं। कभी दोनों हाथ चेहरे पर पूछने लग जाता है, कभी अपने चेहरे को ढकने लग जाता है, कभी अपने सिर को पकड़ने लग जाता है। ऐसे विक्की काफी देर तक कुछ न कुछ तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। उसके बाद उसे कभी गलत लगता तो कभी सही लगता। ऐसे ही कसम कसमें उलझ कर वो रह गया था। इसलिए अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था और अपनी हरकतों को भी वो चेंज करते जा रहा था। लगातार धीमे धीमे कदमों से टहलना जारी रखता है। चलते हुए कदमों के साथ अपनी परेशानी को हल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई मदद मिल जाए, अथवा इस तरह से घूम घूम कर परेशानी से बने हुए अपने मानसिक दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सोचने के बाद भी उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। वह चाहता तो कोई भी ऐसा उपाय मिल जाए जिसे वह सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सारी समस्या की वजह ये थी, विक्की को ये सूचना मिल चुकी थी कि आकाश गुलेरिया को हाउस से बाहर निकाल लिया जाए। अगर वह संभव हो ना हो तो गुलेरिया हाउस के अंदर ही उसे मार दिया जाए। दोनों ही काम असंभव थे। इन दिनों जिस शारीरिक और मानसिक स्थिति से आकाश गुजर रहा था और उसके आसपास फैमिली के सभी मेंबर उसके आसपास रहने लग गए थे, अब ये काफी मुश्किल काम होने वाला था। आकाश के पास घर से बाहर आने की कोई संभावना भी नहीं थी और ऐसी कोई वजह भी नहीं थी जिसके चलते उसे बाहर आना पड़े, और न ही अन्य कोई ऐसा व्यक्ति था जो बलपूर्वक अथवा किसी योजना के तहत उसे बाहर लेकर आया जा सके। विक्की भी
अच्छी तरह जानता था कि उसे यहाँ सही सलामत बाहर निकाल लेना, बाद में जिंदा नहीं रखना, क्योंकि आकाश की जिंदगी अनिका बचाई थी, जिसका साफ मतलब है कि नैतिकता के चलते ठीक होने पर वह अनिका को ये सब कुछ सच सच बता देगा, जो कुछ भी वह जानता है, अथवा उसका झुकाव गुलेरिया परिवार की ओर होगा, ना कि माँ साहब की आदेशों की ओर। पहले ही माफी मांग सोच रहा था कि मुझे ये काम करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक ताकत लगानी पड़ेगी। अगर अब एक बार फिर वह किसी बात पर जाता तो माँ साहिब हालत उसकी बहुत बुरी करने वाली थी। अलग अलग नजरिए से ये बहुत देर तक सोच रहने के बाद खुद से कहता है वह मौत से गले मिलकर वापस आया है। इसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि माँ साहब उसके लिए क्या योजना बना रही है। ये भी संभव है कि जिस समस्या का मैं समाधान नहीं खोज पा रहा हूँ, उसका कोई ना कोई उपाय उनके पास ही होगा। विक्की इस बात को भी भली भांति समझता था कि क्योंकि इस वक्त भी आकाश घूमने फिरने या रहने या ज्यादा टहलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए गुलेरिया हाउस जाकर उसे मिल पाना भी काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि आजकल काफी मयूर गुलेरिया उसके साथ चिपकने का काम किए हुए था, क्योंकि ऑल टाइम वो उसके साथ ही रहता। और दूसरी बात, उसकी बेटी पिंकी भी उसके साथ ही रहती थी। आकाश से मिलने जब भी विक्की आजकल जाने लग जाता था तो उसे अकेले नहीं बल्कि फैमिली के सभी कोई ना कोई मेंबर्स उसके पास ही बैठा होता था, इसलिए विक्की आराम से हेलो हाय करके वापस आ जाता था। विक्की ये सच माँ साहिब की योजना को पलटना हमारे बस में नहीं है, ये सब सोच ही रहा था, लेकिन फिर भी एक कोशिश करना तो बनता है। ना जाने किस पल ये वक्त हमारे पक्ष में हो जाए। खुद से ऐसा कहने के बाद उसके माथे की परेशानी की लकीरों को कुछ कम हो जाती है, लेकिन अचानक से फिर कुछ दिमाग में दौड़ने लगता है और वह खुद से ही कहता है हर काम के लिए पहले ही प्लान भी कर लेना चाहिए, ना तो बाद में पछताना पड़ता है। योजना सफल नहीं रही तो तब क्या होगा। विक्की ऐसा कहकर 2 पल के लिए खामोश हो जाता है और इधर उधर टहलने लगता है, फिर अचानक से मुस्कुराने लग जाता है। एक जगह पर टिक कर खड़ा होकर फ्रेंड्स से कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस मुद्दे पर किसी और मुद्दे को लगा दूंगा। इसके बाद सोफे पर रखा हुआ अपना सामान उठाता है, फिर एक बार खुद को याद दिलाता है इतना प्रेशर तुम पर अच्छा नहीं लगता विक्की, तुम कोई आम व्यक्ति थोड़ी ना हो, तुम में तो खूबियां भर भर कर भरी पड़ी हैं, फिर कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना बात है, तुम एक बहुत बड़े जाने माने वकील भी हो और बहुत बड़े ताकतवर भी हो, पैसे से भी और ताकत से भी और दिमाग से भी। ये बात विक्की सोच ही रहा था, इसलिए फिर मन में सोचता है कि मुझे कल आकाश से मिल लेना ही ठीक होगा। इससे थोड़ा रिस्क है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे बाद में किया जाएगा, क्या पता उससे पहले ही कोई बात बन जाए। ऐसा कहकर वह अपना सामान उठाकर बाहर की ओर निकल पड़ता है और फिर मन ही मन कहता है चलो विक्की, सबसे पहले योजना पर अमल किया जाए। आकाश से मिलने की सीधी सीधी कोशिश गुलेरिया हाउस की विक्की ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह आकाश से बात करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि आकाश के पर्सनल नंबर पर कॉल ही नहीं लग रही थी। इसका कारण ये था कि करण गुलेरिया ने सभी को ये हिदायत दी थी कि जब तक आकाश पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता कोई भी उसका पर्सनल नंबर यूज नहीं करेगा, ताकि किसी तरह की कोई टेंशन आकाश को ना हो। ऐसा करने के पीछे करण गुलेरिया का मुख्य उद्देश्य ये था कि आकाश को बिजनेस से दूर रखना होगा। कि अब गुलेरिया हाउस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करनी पड़ती है। इस वक्त गुलेरिया हाउस में सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं नंदिनी ब्रेकफास्ट टेबल के आसपास घूमती फिरती दिखाई दे रही थी। कभी वह यश को खाना के लिए बोलती तो कभी वो पिंकी के पास आ जाती, खाने के लिए पूछती। इसलिए कोई मस्ती नहीं करनी है और स्कूल जाकर सिर्फ पढ़ाई करनी है। पिंकी, तुमने कुछ खाया है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा ठीक से अच्छे से खाओ, तभी तो तुम
काफ़ी ताकतवर लड़की बनोगी अगर अच्छे से खाओगी। तभी सैंडविच ले लेती है और उन दोनों को आपस में हाफ हाफ को करके एक दूसरे को दे देती है और खाने के लिए बोलती है। पिंकी को कहती है कि तुम इतनी दुबली पतली हो और कमज़ोर रहोगी, ताकि तुम अच्छे से खाना खाओगी तो बिल्कुल रिया जैसी हो जाओगी। तभी श्रेया अपनी जगह से उठती है और कोशिश करती है। ठीक इसी वक्त नंदिनी उसकी तरह उंगली करते हुए कहती है, मैंने तुमसे क्या कहा है, शांति से अपनी जगह बैठकर ब्रेकफास्ट करो। फिर तुम भी एक बात, बच्चों की तरह तुम्हें समझ नहीं आती? बच्चों को मैं खुद देख लूंगी, मेरे लिए ये करना कोई नया काम नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे इस तरह से बार बार उठने की कोशिश करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम काफ़ी थक जाती हो। तुम पूरा दिन आकाश की देख रेख में बिताती हो, इसलिए तुम अपना खाना आराम से खाओ, उसके बाद तुम आकाश के लिए उसका ब्रेकफास्ट लेकर जाना। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया कहती है, ओके भाभी जी। इतना कहकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर श्रेया कुछ कहती है, उसके बाद नंदिनी उसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहती है, ये वह कुछ नहीं, तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। सुनो, सिर्फ उतना करना जितना मैंने तुम्हें कहा है। फिलहाल तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मुस्कुराते हुए कहती है। और करण गुलेरिया डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी को कहते हैं कि पिंकी का बर्थडे आने वाला है, इसलिए अभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम औरतों का बीच में ही कुछ रह जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पिंकी का बर्थडे ऐसे ही हो। काफ़ी धूम धड़ाके से हम पिंकी का अब की बार बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि अब उसके डैड भी आ गए हैं, मिस्टर आकाश गुलेरिया। इतनी बात सुनकर श्रेया भी मुस्कुरा देती है और नंदिनी भी मुस्कुरा देती है। तभी टेबल से फोन की रिंग बजने लग जाती है। एक नौकर आकर फोन उठाता है और हेलो, उधर से विक्की की आवाज़ सुनाई देती है। हेलो, मैं विक्की बात कर रहा हूँ, मैं आपके साहब आकाश का दोस्त विक्की हूँ। उधर से नौकर पलट कर जवाब देता है, जी नमस्ते वकील साहब, बताइए आपको किससे बात करनी है? अभी सभी घर में ही हैं, बस आकाश साहब आपकी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं अपने रूम में। वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए ही कहा है, इसलिए उन पर किसी भी तरह के काम का कोई बोझ रखने के लिए मना कर दिया गया है। बड़े साहब ने सख्त हिदायत दी है कि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना दी जाए, इसलिए बाहर वालों से उनका मिलना जुलना बहुत कम है। बाकी आप समझते ही हो, आप जितनी बार भी आए हैं उतनी बार ही आकाश आराम से रेस्ट ही करते मिले हैं आपको। आप कई बार तो बिना उनसे बात किए ही वापस चले गए हो। विक्की के बिना पूछे ही नौकर ने एक सांस में ही उसे सारी बात बता दी, जिससे ये भी स्पष्ट था कि वह आकाश से नहीं मिल पाएगा और न ही उसकी आकाश से बात हो सकेगी। इसके बाद विक्की के मन में खुद कहता है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की और मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की। इस तरह विक्की लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी ही जानना चाहता हूँ, मैं आकाश से कम मिल सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी कागजों पर उसके साइन लेने हैं। तभी नौकर जवाब देता है, वकील साहब 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वह श्रेया से कहता है, मैडम जी, आकाश साहब के दोस्त विक्की का फोन है, वह उनसे मिलना चाहते हैं। उसका कहना है कि कोई जरूरी कागजात हैं, उन पर उनके साइन चाहिए। नौकरी के ऐसे कहते ही श्रेया करण की तरफ देखने लगती है। नौकर समझ जाता है कि उसका जवाब करण गुलेरिया से ही मिलने वाला है। वह भी करण की तरफ देखने लगता है और कहता है कि बड़े साहब, वकील साहब को क्या जवाब दूं? करण जवाब देते हुए कहते हैं, उनसे कहो कि किसी भी तरह का काम क्यों ना हो, ऑफिशियल हो या फिर नॉर्मली, लेकिन आकाश से किसी को भी मिलने का ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए नौकर जाकर विक्की से फोन पर इसी तरह की बातें बता देता है जो अभी हुई थी। विक्की को भी इसी तरह की किसी जवाब का उम्मीद थी और कहता है, कोई बात नहीं, आकाश ठीक हो जाए, बस मैं इतना ही इंतजार लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो ऑफिस जाकर मिस्टर करण गुलेरिया से मिल लूंगा। इसके बाद वह विक्की की कुछ सोचता है। उसके बाद फोन एक मैसेज टाइप करता है, फिर बिना किसी देरी के उसे सेंड कर देता है, मुझे बहुत जरूरी काम है, या तो आप आकर मुझसे ऑफिस में मिले, नहीं तो मुझे समय रहते जगह पर भेज दें, आपसे आकर मिलता हूँ। विक्की की ऑफिस दिल्ली के एक पोस्ट इलाके के विक्की ऑफिस था।
वह एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर बने हुए फ्लैट में रहते थे। विकी लिफ्ट लेकर अपने ऑफिस के लिए फ्लोर पर जाते हैं और उसके बाद अपने ऑफिस में जाकर सीधा आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। कभी दरवाजा की तरफ देखते तो कभी खिड़की की तरफ देखते। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे की तरफ सोफे पर कोई बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानना पहचान का शख्स ही है। इसलिए दरवाजे से अंदर जाने से पहले उसने एक बार फिर दोबारा मुड़कर देखना स्टार्ट किया। जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ देखता है वह हैरान हो जाता है। अचानक ही विकी का मुंह से निकलता है, अरे वह तुमसे तो मुझे बात करनी थी, मुझे पहले ही पहुंच गए तुम। इतनी बात कहकर वो आराम से अब खड़ा हो जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।